हेलो। हाँ भाई। तो इधर फिजिक्स में अपना वो चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिख लो। तो नेक्स्ट चैप्टर में नाम है अपना चैप्टर नंबर 27 अर्धचालक। चैप्टर नंबर 27 अर्धचालक। फिर कॉलन लगा के है संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ठीक है, अर्धचालक फिर कॉलन लगा के क्या है संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसमें लिखो हेडिंग लिखो ऊर्जा बैंड के आधार पर। चैप्टर का नाम लिख लो पहले, चैप्टर नंबर 27 अर्धचालक कॉलन लगा के संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर, फिर है जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हेडिंग लिखनी है ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक को महाचालक, चालक को महाचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण। चालक को महाचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण। चालक को महाचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण हो गया। चालक, अर्धचालक और चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें पहले लिखो थोड़ा सा ब्लू पेन से भिन्न भिन्न तत्वों और यौगिकों के, भिन्न भिन्न तत्वों और यौगिकों के, भिन्न भिन्न तत्वों और यौगिकों के, यौगिकों के विद्युत चालन, विद्युत चालन अभिलक्षणों की व्याख्या। विद्युत चालन अभिलक्षणों की व्याख्या। विद्युत चालन अभिलक्षणों की व्याख्या। अभिलक्षणों की व्याख्या उनके चालन बैंड और संयोजी बैंड, उनके चालन बैंड और संयोजी बैंड में उपस्थित, उनके चालन बैंड, बैंड लिखना है BAND, या हिंदी में लिख रहा है दबा में आई की मात्रा बीच में इस टाइप से। ठीक है, चालन बैंड और संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा संग्रहित, चालन बैंड व संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा संग्रहित, संग्रहित ऊर्जा के पदों में की जा सकती है। संग्रहित ऊर्जा के पदों में की जा सकती है। संग्रहित ऊर्जा के पदों में की जा सकती है। ऊर्जा के पदों में की जा सकती है।
ठीक है, कंटिन्यू करो। तत्वों या यौगिकों के वे इलेक्ट्रॉन जो तत्वों या यौगिकों के वे इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा स्तर में भरे होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में भरे होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में भरे होते हैं, वे चालन की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा बैंडों में भरे होते हैं, वे चालन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। वे चालन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। चालन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। हो गया। चालन बैंड और संयोजी बैंड के अनुसार चालन बैंड और संयोजी बैंड, संयोजी ऊपर बिंदी आएगी, चालन बैंड और संयोजी बैंड के अनुसार, चालन बैंड और संयोजी बैंड के अनुसार, चालन बैंड और संयोजी बैंड के अनुसार अचालक, अचालक कौमा चालक, अचालक कौमा चालक और अर्धचालक, अचालक कौमा चालक और अर्धचालक की व्याख्या, और अर्धचालक की व्याख्या, और अर्धचालक की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। और अर्धचालक की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है, की जा सकती है, की जा सकती है। सबसे पहले हेडिंग लिखो अचालक, इंसुलेटर। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखनी है? अचालक यानी इंसुलेटर। ठीक है, अचालक यानी कि इंसुलेटर। अचालक वे पदार्थ हैं अचालक वे पदार्थ हैं जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु से दृढ़तापूर्वक बने रहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लोगों संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, परमाणु से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, दृढ़तापूर्वक बने रहते हैं। और इन्हें नाविक के आकर्षण से मुक्त करने हेतु, और इन्हें नाविक के आकर्षण से मुक्त करने हेतु, नाविक के आकर्षण से मुक्त करने हेतु, नाविक के आकर्षण से मुक्त करने हेतु काफ़ी प्रबल, मुक्त करने हेतु काफ़ी प्रबल, करने हेतु काफ़ी प्रबल, काफ़ी प्रबल विद्युतीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
काफ़ी प्रबल विद्युतीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। काफ़ी प्रबल विद्युतीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अर्थात इनका संयोजी बैंड पूरी तरह भरा होता है। अर्थात इनका संयोजी बैंड पूरी तरह भरा होता है, कॉमा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है और चालन बैंड नहीं, और चालन बैंड डबल है, और संयोजी बैंड कॉमा चालन बैंड, कॉमा नहीं डैश लगाना, संयोजी बैंड डैश चालन बैंड, संयोजी बैंड डैश चालन बैंड में ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है। में ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है। ऊर्जा का अंतर बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, पहले लिख लो सारा, फिर एक साथ पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन लिखो जल्दी। चालक, चालक यानी कि कंडक्टर्स, CONDUCTORS, कंडक्टर्स। ठीक है, उसमें लिखो चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं, चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं, चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत चालन हेतु, जिनमें वैद्युत चालन हेतु, जिनमें वैद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। वैद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। ठीक है, इसमें चालन बैंड, चालन बैंड में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालन बैंड में पर्याप्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा संयोजी बैंड और चालन बैंड में, तथा संयोजी बैंड और चालन बैंड में, संयोजी बैंड और चालन बैंड में ऊर्जा का अंतर, संयोजी बैंड और चालन बैंड में ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा का अंतर या तो नगण्य होता है, या तो नगण्य होता है या फिर शून्य होता है, या तो नगण्य होता है या फिर शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अर्धचालक। नेक्स्ट लिखो अर्धचालक। एक अर्धचालक, अर्धचालक को कहते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर।
तो उसमें देखो, एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण, एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों और कुचालकों के मध्य के होते हैं। एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण, एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों और कुचालकों के मध्य के होते हैं। जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों और कुचालकों के मध्य के होते हैं। सुचालकों और कुचालकों के मध्य के होते हैं। सुचालकों और कुचालकों के मध्य के होते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, दो उदाहरण लिख लेना इसमें। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये चालकों में तो जानते ही हो तुम कौन कौन होता है। सिल्वर यानी Ag, और कॉपर लिख लो। और अचालक का मतलब कुछ भी जिनमें विद्युत का चलन ना हो, जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, PVC है, ये सब। ठीक है। अच्छा, ये पूरा लिखने के बाद 3 डायग्राम बनाओ फटाफट जल्दी से। जगह हो तो बगल बगल में बना लेना, जगह नहीं हो तो ऊपर नीचे बना लेना। इतने बनेंगे। इसके नीचे एक और, ये एक डायग्राम है, इसके जैसा एक और होगा, फिर एक और होगा। बगल बगल में बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, भले ही थोड़े छोटे कर देना। अच्छा, इसमें बीच वाले में 2 डायग्राम बनेंगे, एक ये हो गया, एक इसके नीचे। ठीक है ना। बीच वाले में 2 डायग्राम बनाने हैं, पहले वाले में एक ही डायग्राम है। ये है आपका अचालकों के लिए, यानी कि इंसुलेटर के लिए। ठीक है, ये है आपका चालकों के लिए। और अब बना रहे अपन अर्धचालकों के लिए।
इसमें जो आधे आधे भरना है ऐसे जैसे हम भर रहे हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े से। यहाँ पे तो पूरा भरना ही है। यहाँ लिखा है SI सिलिकॉन। देखो इधर देख लो पहले, 0.7 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना तो पढ़ लिख गए होगे सिलिकॉन के लिए SI। और 1.12 EV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, ठीक है। डायग्राम एक ही है, 2 चित्र का काम करेगा वो। चलो बनाओ जल्दी इन तीनों डायग्राम को, जल्दी बनाओ, फिर हमें अभी वो रिवीजन वाला भी कराना है। हो गया क्या? लग गया? तो देखो भैया, अर्धचालक संधि डायोड या ट्रांजिस्टर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से काफ़ी पूछा जाता, तो अच्छे से पढ़ना है स्टार्टिंग से। पहली बात तो ये है कि हम चालक अचालक जो है पहली बार नहीं पढ़ रहे। चालक क्या होते हैं? जो वैद्युत धारा का चालन बहुत अच्छे से करें, ये 1000 बार बता चुके होंगे। अचालक क्या है? जो वैद्युत धारा का चालन बिल्कुल ख़राब करें, वैद्युत धारा का चालन हो ही ना जिसमें, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, इन सब में वैद्युत धारा का चालन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अर्धचालक क्या है? दोनों के बीच में, ठीक है। चालक से कम प्रवाह होगा और अचालकों से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा प्रवाह, ठीक है। बहुत अच्छे से तो उनमें भी नहीं होता फ्लो करंट का। अब ये बताओ आप, करंट का फ्लो होता क्यों है? कई बार हमने आपको बताया, जो अपने चांदी है या कॉपर है, इनमें क्या होता है, बीच में है नाविक। अब अगल बगल की जो कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा, नाविक पे चार्ज प्लस है, इन सब पे चार्ज क्या है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उन पे चार्ज क्या है, माइनस। तो प्लस वाला उन सारे माइनस को कंट्रोल करके रखें, पर उसकी भी तो कैपेसिटी है। मान लो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, कई चैप्टर पढ़ लिए, बनने से इलेक्ट्रॉन का निकल जाता बाहर, अब वो इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। जब तक वो इलेक्ट्रॉन इधर था सबसे आखिरी कक्षा में, इसे कहते बेटा संयोजी कोष, यानी कि बैलेंस सेल। संयोजी कोष यानी आखिरी कक्षा, ठीक है, संयोजी कोष। तब तक वो वैद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। लेकिन अगर संयोजी कोष से बाहर आ गया, अब तुम जानते हो बाहर ऐसे नहीं जाएगा, उसको एनर्जी चाहिए बाहर जाने के लिए, ठीक है, तब वो वैद्युत धारा का चालन कर सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो वैद्युत धारा का चालन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो खाने के लिए बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। कुल मिला के इस कक्षा से, संयोजी कोष से बाहर अगर जाना है, बाहर को अपन कहते हैं बेटा चालन बैंड, और जो आखिरी वाली कक्षा उसे कह रहा है अपन संयोजी कोष या संयोजी बैंड। तो संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होता ही है ऑलरेडी, नहीं समझे बात को, वहीं चक्कर लगा रहा बेचारा। जब बाहर से उसको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी ग्रहण करेगा, तब वो कहाँ निकल पाएगा बाहर। समझ आ रही बात क्यों? जब वो बाहर आएगा तभी वैद्युत धारा का चालन होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी जो व्याख्या करनी है, अचालकों की, चालकों की, अर्धचालक की, वो इन बैंडों के आधार पर करनी है। चालन बैंड और संयोजी बैंड, यानी कंडक्शन बैंड, इसे कंडक्शन बैंड कहते हैं, कंडक्शन बैंड, और इसे कहते हैं बैलेंस बैंड, ठीक है।
अब एक बात बताओ, जो अपने अचालक है उनमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि करंट का फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब यही है ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है उनमें। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जो संयोजी बैंड है, जो रेखांकित करने का मतलब है, लाइन खींचने का मतलब है, यहाँ भर के इलेक्ट्रॉन है, होना भी चाहिए। और आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होंगे, होंगे वहाँ पे तो। लेकिन जो चालन बैंड है, जहाँ से असली में कंडक्शन होता है, वो वहाँ पे खाली है पूरा। देखो पूरा ब्लैंक है एकदम, वाइट वाइट, वहाँ पर रेखा नहीं खींची हमने। बात आ रही समझ के नहीं? क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप बहुत बड़ा है। ये देखो यहाँ से यहाँ के बीच में गैप कितना है, 7 eV, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन संयोजी से चालन में पहुँचेगा। बात आई समझ में? तो इनका जो संयोजी कोश है वो पूरा भरा है, चालन कोश जो है वो पूरा खाली है, बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं कूद पा रहा और वैद्युत धारा का चालन नहीं कर रहा, इसलिए ये अचालक। फॉर एग्जाम्पल रबड़, प्लास्टिक, EDC। अब आ जाओ इधर चालन में। चालन में तो बहुत अच्छा फ्लो होता करंट का। कैसे? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। किधर? संयोजी में नहीं, संयोजी में तो होते ही हैं, कहाँ पे? चालन में। ये जो दूसरा वाला बैंड दिख रहा है ऊपर वाला, ये चालन बैंड है। यहाँ देखो तुम, ये चालन है और उसी के ऊपर बीच में देखो ये लेयर दिख रही, वहाँ से अपना संयोजी चालू हो गया। इसका मतलब संयोजी और चालन जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे ऐसे, जरा सा भी गैप नहीं है इनके बीच में। सही, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। नहीं समझे बात को? चाहे जब यहाँ से वहाँ फुदक जाओ, यहाँ से यहाँ आ जाओ। नहीं समझे बात को? तो इनमें इलेक्ट्रॉन भर के हैं, क्योंकि इनमें संयोजी से चालन में जाने के लिए एनर्जी चाहिए 0 या फिर बहुत मामूली। जैसे देखो ये लिखा नीचे, देखो सॉरी, कितना है? EG का मतलब होता है एनर्जी गैप, ऊर्जा का अंतर। G फॉर गैप, तो एनर्जी गैप है 0.07, ना के बराबर ऊर्जा है भाई, कुछ नहीं है। यहाँ देखो 7 eV थी सीधी सीधी, 100 गुना कम है यहाँ पे, 0.07 eV। तो या तो एनर्जी बहुत कम चाहिए पड़ेगी चालन से, संयोजी से चालन में जाने के लिए, या फिर ओवरले भी कर रहे होंगे, चाहे जब यहाँ से वहाँ चले जाओ, चाहे जब यहाँ से वहाँ आ जाओ। किन चालकों में, इसलिए वहाँ कंडक्शन बहुत अच्छा हो रहा। ठीक है, इसमें दोनों भरे होते हैं, चालन भी और संयोजी भी। ठीक है, अब आते हैं अर्धचालकों में। अर्धचालक बीच के हैं। अर्धचालकों में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन चालन में रहेंगे, यानी कि बिल्कुल खाली है वैसा भी नहीं होगा, एकदम भरा हुआ है वैसा भी नहीं होगा, थोड़ा तो गैप होगा इनमें। तो संयोजी और चालन के बीच में गैप है 0.7 होता है सिलिकॉन के लिए और 1.12 होता है जर्मेनियम के लिए। देख लो, यहाँ तो 7 था यार, बहुत गैप है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे कम गैप है, जैसे चाहे जब इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हो, यहाँ तो जा ही नहीं पा रहे। यहाँ पे गैप है लेकिन दोनों से बीच में है। 0.7 जो है वो किन किन के बीच में है? 7 और 1.12 के, 7 और 0.07 के बीच में है। इन्हें अपन कहते हैं अर्धचालक। इनमें वैद्युत धारा का जो चालन है वो चालकों से कम होगा लेकिन अचालकों से ज़्यादा होगा, उन्हें अपन अर्धचालक कहेंगे। 2 ही चीज़ें मिलेंगी आपको सुनने को, एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए ऊर्जा अंतर कितना होता? 0.7। जर्मेनियम के लिए कितना होता? 1.12। याद रखना, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। ठीक है ना? इस तरह से अपन ने चालक, अचालक और अर्धचालकों की व्याख्या कर दी। किसके आधार पर? चालन बैंडों के आधार पर, चालन और संयोजी बैंडों के आधार पर। जिनमें गैप बहुत ज़्यादा हो अर्धचालक, जिनमें बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो अचालक, जिनमें थोड़ा गैप हो मीडियम, उन्हें अर्धचालक। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे? अपनी गॉस की प्रमेय पे, जो कि हमारी कल चल रही थी। देखो, तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको घनकोण बताया था। घनकोण क्या था? ये अपनी फुटबॉल हो गई, उसके एक छोटे से भाग के द्वारा उसके सेंटर पे जो कोण बनता 3D में, उसे अपन क्या कहते हैं? घनकोण। घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटे में R²। ये cos थीटा कब आएगा? जब ये एरिया ऐसे हो जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठा दें हम इसको, ऐसा। नहीं समझे बात को? तो ये एरिया जो है वो ऐसे आ जाएगा, जबकि हमें इसका इधर पे कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये। तो यहाँ पे जो DA है उसका घटक आएगा DA cos थीटा। ठीक है, तो DA cos थीटा लेना है अपने को। और अगर सीधा जा रहा है एकदम, तब फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? तो DA cos थीटा बना रहे, इसका फॉर्मूला डी ओमेगा का, इसका मात्रक क्या होता है? घनकोण। ठीक है ना? क्लियर होगी बात? अब आते हैं हम गॉस की प्रमेय पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है गॉस की प्रमेय। ठीक है,
लगता है आपका एक पेज भी नहीं पलटा होगा, अभी वही खुला हुआ है सामने चालक अचालक, लेकिन दिमाग में फीड है बिल्कुल। ऐसी फीड अगर होगी ना तो फिजिक्स तगड़ी होगी। देखो सुनो, इसको समझने के पहले इधर समझना ज़रा। जैसे कि मान लो हमने आपसे कह दिया ये अपनी एक फुटबॉल थी ना, अपनी टोटल पूरी फुटबॉल के इतने से एरिया के द्वारा सेंटर पे जो घनकोण का फॉर्मूला था डी ओमेगा का, वो क्या था, डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए कॉस थीटा को इग्नोर कर दो, ठीक है। मेन तो ये था ना डी ए अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा छोड़ दो। तो हम कह रहे हैं अगर इतने से एरिया के द्वारा जो फुटबॉल है ना उसके एक स्पॉट के द्वारा, कई सारे स्पॉट होते हैं ना, उस पर एक छोटे से भाग के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा या सेंटर पे जो घनकोण बनना वो है डी ओमेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो फिर टोटल के द्वारा कितना होगा, पूरे पृष्ठ के द्वारा, पूरी फुटबॉल के द्वारा सेंटर पे कितना कोण बनेगा 3D में, 360 नहीं होगा। देखो इधर क्या करेंगे, एरिया जो है अगर आपने अभी तो आप छोटा सा एरिया ले रहे थे, इतना सा केवल ये छोटा छोटा, पूरा एरिया अगर लोगे फुटबॉल जो है उसका पूरा सरफेस, तो टोटल सरफेस होता है बेटा फुटबॉल का 4 पाई आर स्क्वायर। फुटबॉल का क्या, किसी भी अगर गोला है 3D गोला, उसका एरिया क्या होता 4 पाई आर स्क्वायर। सूक्ष्म क्यों रखोगे, फिर टोटल एरिया रखो फिर तो। और नीचे आर स्क्वायर से आर कैंसिल, कितना आ रहा 4 पाई। इसका मतलब जो फुटबॉल है वो अपने सेंटर पे टोटल घनकोण कितना बनाएगी 4 पाई, कितना बनाएगी 4 पाई, ठीक है। फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये छोटे भाग के द्वारा है। अगर टोटल फुटबॉल के लिए सेंटर पे कौन चाहिए तो वो हमारा 4 पाई होगा। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे कह रहे हैं मान लो कोई भी आकृति है, मान लो हमने कह दिया ये है अनसेंट कुछ भी, हमने कहा इसके सेंटर पे बनने वाला टोटल घनकोण बताओ। अब वहाँ पे तो फुटबॉल थी, तो तुमने यहाँ पे डी ए का फॉर्मूला लिख दिया, तो तुमने 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं समझे? अब ये तो अनियमित आकृति है, इर्रेगुलर है, इसका फॉर्मूला थोड़ी पता हमें। तो एक बात समझो, मान लो फ़ोन में अगर इसकी हमारी फ़ोटो है, इसको हमने जूम इन करा और जूम इन करा और जूम इन करा, छोटा करते गए और छोटा करते गए, एक टाइम पे ये डॉट बन जाएगा। और डॉट का मतलब बेटा गोला ही होता। तो हम कहना ये चाह रहे आकृति कोई भी हो, अनसेंट घंट कुछ भी, नहीं समझ में, तो कुछ भी, उसके सेंटर पे बनने वाला टोटल जो घनकोण है, टोटल जो सॉलिड एंगल है, घनकोण को सॉलिड एंगल कहते हैं, तो जो टोटल सॉलिड एंगल है वो 4 पाई होगा। कितना होगा 4 पाई। आकृति भले ही कुछ भी रहे, घनाभ रहे, घन रहे, शंकु रहे, कुछ भी रहे, सेंटर पे बनने वाला टोटल घनकोण कितना होगा 4 पाई, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ इधर, गॉस क्या ये पूछा जाता है किसी भी अनियमित आकृति के द्वारा उसके केंद्र पे बनने वाला टोटल घनकोण कितना होता है। व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस एट इट्स सेंटर, ठीक है, यानी कि सेंटर पे बनने वाला जो टोटल घनकोण है वो कितना होगा, तो वो बेटा 4 पाई होगा, ये ध्यान रख लेना। अब इधर आ जाओ, ये हमारी एक बंद आकृति है अनियमित, इसके बीच में एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। अभी बात बताओ, प्लस क्यू चार्ज होगा, उससे किरणें कहाँ निकलती हैं बाहर, तो किरणें बाहर की तरफ निकल रही हैं, देखो निकल रही है। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। ये बात ठीक है। वे कह रहे हैं तुम पूरे के द्वारा नहीं बता पाओगे फ्लक्स, छोड़ो, बिल्कुल जैसे कटल होता ना उससे वो बाहर को निकल दे, बिल्कुल वैसे निकलेगा। तो कह रहे तुम सबरे तो नहीं गिन पाओगे, इतने से एरिया के बता दो, सूक्ष्म एरिया के, ठीक है। गॉस साहब तेज थे, उन्होंने कहा कि तुम पूरे छोड़ो, हम पूरे का बता रहे, तुम इतना सा छोड़ो हम पूरे का बता देंगे। कह रहे तुम ये नहीं, कोई भी अनियमित आकृति उठा ले, अनसेंट कुछ भी, कोई भी अनियमित आकृति, उसके बीच में अगर तुमने क्यू चार्ज रख दिया, शर्त एक है कि पूरा गिरा होना चाहिए, है ना, पूरा जो क्यू चार्ज है वो गिरा होना चाहिए, कहीं से भी छेद नहीं होना चाहिए,
नहीं समझे बात को, पूरे सरफेस बंद रहे, तब उस पूरे पृष्ठ के निकलने वाला, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा फाई, उस गिरे आवेश का उस पृष्ठ के भीतर कितना आवेश गिरा, क्यू का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, द टोटल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। बात समझ आएगी नहीं? कहने का मतलब है कि जो टोटल हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, उसके सेंटर पे क्यू चार्ज है, तो टोटल जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स का मान, टोटल फ्लक्स का मान बंद घड़ी आकृति से जितना तुमने चार्ज अंदर घेर रखा होगा, कितना चार्ज घेरा तुमने, क्यू, उस क्यू का 1/ε0 गुना होगा। ये उसका कथन है। लेकिन एक शर्त है कि आकृति हमेशा बंद होना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करा देखो हमने, ध्यान सुनना। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फाई बराबर में ई डॉट डी ए पढ़ा था ना, कल परसों में ही ये वाला डायग्राम बनाया था, ध्यान करो। ये डी ए इधर था, ई इधर था, तो ई डॉट डी ए करा था अपन ने, ई डी ए कॉस थीटा फॉर्मूला आया था ना वही। तो देखो बेटा, मान लो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू से तीव्रता हमेशा दूर होती है, ये लो, तो प्लस से तीव्रता तो दूर जा रही, ये लो, ये होगी तीव्रता ई। ये जो छोटा सा सरफेस है, मान लो इसकी दिशा है इधर, तो डी एम और ई में एक एंगल बनना बेटा, कितना एंगल बनना देखो, थीटा बन रहा कि नहीं बनना। ये जो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर हो गई, छोटे से चीज़ का जो एरिया है वो इधर आ गया डी है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। हमने आपसे बोला था अगर एरिया अंडरसेंट भागा, हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लेना उसको, तो डी ए का यहाँ पे हम एक कंपाउंड ले लेंगे इस तरफ को, कितना आएगा वो, डी ए कॉस थीटा। बात आ रही समझ में, इनके बीच में थीटा एंगल है कि नहीं, तो डी ए का यहाँ पे घटक कितना आएगा, डी ए कॉस, वो बाद में काम आएगा। चलो हाल फिलहाल तुम इतना सा फ्लक्स बताओ मैं कितना होगा इस एरिया का, जिसका क्षेत्रफल है डी ए, कितना होगा। फाई बराबर फॉर्म में लगाओ, सूक्ष्म फ्लक्स, छोटा फ्लक्स निकलेगा ना, टोटल थोड़ी निकालना है, थोड़ी सी तो निकालना है। तो जो सूक्ष्म फ्लक्स डी फाई है वो होगा ई डॉट डी ए, ये पढ़ा चुके हैं, इन पर वेक्टर लगाना आवश्यक है। ठीक है, तो डी फाई बराबर क्या आएगा बेटा, ई डी ए, डॉट जब हटता है तो कॉस दे जाता। चलो ठीक है, अब हमें याद आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। एक क्यू चार्ज से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती बेटा, ये फॉर्मूला करा चुके हैं हम, 1/4πε0 Q/r²। संडे को कराया था जब काफ़ी लोग गायब थे। तो ई बराबर 1/4πε0 Q/r², ये रख दो यहाँ पे ज़रा। तो डी फाई बराबर में ये 1/4πε0 Q/r², और ये लिखे बेटा डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब अभी हाल हम पढ़ के आए, अगर डी ए कॉस थीटा के बटे में r² हो जाए, डी ए कॉस थीटा के बटे में r² हो जाए, तो उसको हम बेटा घनकोण कहते हैं, कहते कि नहीं, देखना चाहिए। अच्छा ये तो छोटा सा फ्लक्स है, हमें चाहिए बेटा टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए दोनों पक्षों में समाकलन करना पड़ेगा, और यहाँ बेटा बंद समाकलन करना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना। ठीक है ना, ताकि सरफेस क्लोज रहे। ठीक है, नियम वही है, 1 का डी फाई क्या होगा, फाई, समाकलन के अंदर 1/4πε निकालो, क्यू को निकाल दो। लेकिन जो डी ए कॉस थीटा अपन r² था ना, ये चीज़ तो 1/4πε बाहर, क्यू बाहर, ये जो डी ए कॉस थीटा अपन r² है ना, इसको हमने लिख दिया डी ओमेगा। क्या लिख दिया भाई, डी ओमेगा। ठीक है ना, तो अच्छा 1/4πε रहने दो, क्यू रहने दो। अब बताओ इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब क्या है, डी ओमेगा क्या होता है, घनकोण छोटा सा, हम कर रहे हैं उसका इंटीग्रेशन, यानी सारे डी ओमेगा को जोड़ रहे हैं। अभी क्या सिखाया तुम्हें इधर, कैसी भी अनियमित आकृति हो, जो टोटल घनकोण होगा वो कितना होता है, 4π। डी ओमेगा मतलब घनकोण, समाकलन का मतलब जोड़ना, सारे घनकोण को जोड़ोगे तो टोटल घनकोण बनेगा, और टोटल घनकोण हर आकृति के लिए कितना होता है, 4π। ये देखो 4π से 4π कैंसिल, क्यू एकम क्यू बटे में ε0, यही चाहिए था। देखो का मतलब इंटू ही होता है, क्या बोले नहीं, इधर तो का आ रहा है, इधर कुछ नहीं है, क्यू एकम क्यू बटे में ε0, ये आ गया फाई का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना था, पहले डी फाई लिखो, ई डी ए कॉस थीटा करो, ई बराबर में ये फॉर्मूला खोलो, फिर 1/4πε और क्यू को निकालो बाहर, इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपन r² को लिखो डी डब्ल्यू,
समाकलन का चिन्ह। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का मतलब है छोटे छोटे घन कोणों का टोटल, जो कि होगा 4 पाई काट दो, Q/ε आ गया आंसर। क्लियर है बात कि नहीं? चलो हो गया।